कोई हेलो नहीं आज बेटा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देख रहे हो बेटा, फिर बोलते हो सर यहाँ पे डाउट आ रहा, वहाँ पे डाउट आ रहा। मैं देख रहा हूँ बच्चे उन चीज़ों के डाउट भेज रहे हैं, सर ये समझ नहीं आ रहा, वो जो मैंने एग्जैक्टली लेक्चर में एक्सप्लेन की है। बेटा अगर कुछ भी करना इतना ही आसान होता तो हर कोई कर रहा होता ना। अगर नीट निकालना इतना ही आसान होता तो हर कोई निकाल लेता। फिर 16 लाख बच्चों में टॉप 1% बच्चों का क्यों होता है? समझ रहे हैं ना चीज़ को आप? सिर्फ नीट नहीं बेटा, ये लॉजिक हर फील्ड में अप्लाई है। एसएससी, किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, किसी भी जगह, हर जगह ये लॉजिक अप्लाई। अगर इतना ही आसान होता किसी चीज़ को करना तो हर कोई कर लेता ना। फिर नीट ही अकेला क्यों बचता, जेई क्यों बचता? हर जगह सब लोग कर रहे होते। समझ रहे हैं चीज़ें अगर इतनी ही आसान होती करना तो हर कोई कर लेता बेटा, ठीक है। मैंने किसी साउथ इंडियन मूवी में सुना था बेटा कि सक्सेस कोई फ़ोन पे डिलीवर करा हुआ पिज्ज़ा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। इट नीड टाइम एंड एनर्जी, मतलब इसको समय और एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ऐसे चीज़ें नहीं होगी, आपको टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। नॉट ओनली नीट, ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते, हर चीज़ में आपको अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी अगर उसमें आपको एक्सेल करना है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलीमर बेटा। क्या दिख रहा है आपको? ये पॉलीमर ही है। अब बताओ ज़रा क्या होता है पॉलीमर, बताइए ज़रा पॉलीमर क्या होता है? ये पेंसिल देख रहे हैं ना आप, इसकी टिप जो है ये रबर की, ये भी पॉलीमर है। इसकी बॉडी किस चीज़ की है? प्लास्टिक की, ये भी पॉलीमर। कपड़े जो पहन रखे मैंने, ये भी पॉलीमर। माइक जो लगा रखा है, ये भी पॉलीमर। इवन जिस फ़ोन से आप देख रहे हैं वीडियो, ये उसका कवर भी पॉलीमर का बेटा है। आपकी कार की सीट कवर जो है पॉलीमर का है, आपके जितने रबर्स हैं वो पॉलीमर, आपका टायर पॉलीमर है बेटा। क्या सोच सकते हैं? आपके यूटेंसिल जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है। बताइए, जो आपने पोल्स देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी पोल, उनके ऊपर वो काला काला लगा रहता है, वो भी पॉलीमर है बेटा। बेकेलाइट रिलेटेड पॉलीमर, इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस पॉलीमर हैं, आपके यूटेंसिल्स के हैंडल पॉलीमर है, आपके नॉन स्टिकी जो यूटेंसिल्स आते हैं उनकी कवरिंग पॉलीमर की है। आपके घर में जो पेंट पोता हुआ है गेट्स पे, गेट के ऊपर, वो भी पॉलीमर है। क्या सोच सकते हैं अगर ये पॉलीमर नहीं होते बेटा तो लाइफ कैसी होती? आपके घर में जो रस्सी होगी वो भी पॉलीमर है। अब बताइए, मतलब जिस पॉली बैग में आप सामान लेकर आते हैं वो भी बेटा पॉलीमर है। समझ रहे हैं? जिस बॉटल में आपकी प्लास्टिक की बॉटल शैम्पू आता है वो भी पॉलीमर है। मतलब पॉलीमर हमारे लाइफ के अराउंड बहुत ज़्यादा पॉलीमर है। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते बिना पॉलीमर के कैसी होगी लाइफ। आप जो खाते हैं वो भी पॉलीमर है, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज वगैरह ये सब पॉलीमर है बेटा। तो क्या सोच सकते हैं आपके अगर पॉलीमर ना होते तो क्या होता, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय आइदर एडिशन और कंडेंसेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स, ठीक है। जब बहुत छोटी छोटी यूनिट बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं आइदर थ्रू एडिशन और थ्रू कंडेंसेशन, तो जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्लियर हुई, ठीक है। अब थोड़ा पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे पॉलीमर बनते कैसे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेटा आपका बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब वो पॉलीमर हमें मिला कहाँ से, ठीक है। अगर नेचर से मिलता है तो नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या है आपके? सेल्यूलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, स्टार्च हुआ बेटा, ये प्रोटीन हुए, सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ, कुछ रेजिन्स हैं, रबर हैं, ये सब आपके नेचुरल पॉलीमर हैं, ओके, जो हमें नेचर से मिलते हैं। फिर है आपका उसी क्लासिफिकेशन दूसरा टाइप है आपका सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक वो होता है जो हमने बनाया है। सेमी क्या होगा? जो नेचर से मिला हो उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दें। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको रेयन भी बोलते हैं। सेल्यूलोज हमें नेचर से मिला, उसमें एसीटेट ग्रुप हमने लगा दिया तो सेमी सिंथेटिक बन गया सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट बेटा, ये भी हमारा सेमी सिंथेटिक है, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल याद करना है इसके, बस सुन लीजिए एक बार, आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कैसा है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा? जो हमने खुद बनाया बेटा, समझ रहे हो? पॉलीथीन जिसमें आप पन्नी होती है, जो जिसमें आप सब्जी वगैरह लेकर आते हो, ये कहीं नेचर में नहीं मिलती थी, ये हमने बनाई बेटा। कुरकुरे की पॉलीथीन, आपकी लेस पैकेट में जो पॉलीथीन आती है, ये सब हमने बनाई है, ठीक है। ये कहीं नेचर में नहीं मिलती थी। ये सारी क्या है हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे नायलॉन 6,6 जो आपकी रस्सी है नायलॉन की, वो भी क्या है आपकी सिंथेटिक पॉलीमर, हमने खुद बनाई है। ब्यूनास क्या है? रबर है बेटा, सिंथेटिक रबर है, ठीक है। सिमिलरली ब्यूनान भी सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन भी आपकी सिंथेटिक रबर है, ठीक है, रबर है। आगे पता चलेगा सबको, ठीक है। तो पॉलीमर क्या है बता लेंगे आप लोग, व्हाट आर पॉलीमर्स?
पॉलीमर्स आर नथिंग बट जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय आइदर एडिशन और कंडेंसेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आपके पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, या तो वो लीनियर होगा सीधा सीधा, ठीक है, या तो उसमें ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग के बाद अगर वो ब्रांचिंग जुड़ जाए तो क्रॉस लिंकिंग होगी। तो ये 3 टाइप के आपके पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हैं। या तो आपका सीधा सीधा हो बेटा, ओके, सीधा सीधा लीनियर पॉलीमर हो गया बेटा ये, ओके। ये इसका एग्जांपल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर। देखो ये चेन थी, पॉलीमर एक चेन, इसमें ब्रांच निकल आई, ये चेन थी, इसमें ब्रांच निकल आई बेटा, ब्रांच निकल आई। एक और चेन थी, उसमें मान लो ऐसे ब्रांच निकल आई। ठीक है, तो ब्रांच चेन पॉलीमर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग या नेटवर्क पॉलीमर मतलब क्या है, बहुत सारी चेन होगी, आपस में बहुत सारी जुड़ी हुई, क्रॉस लिंकिंग होगी। देखो ये चेन है आपकी, ये चेन है आपकी, ये क्रॉस लिंकिंग हुई, बीच में एक और चेन है, ये क्रॉस लिंकिंग हो गई, ये क्रॉस लिंकिंग, मान लो ये क्रॉस लिंकिंग हो गई, ये क्रॉस लिंकिंग हो गई, ये क्रॉस लिंकिंग हो गई। तो जितने भी आपके मल्टीपल चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी उनको क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। इसका एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट और मेलामीन, ओके, जो आपके सिलेबस में है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। किस टाइप से पॉलीमराइज हुआ है कोई मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पे कैसे कैसे, अभी मैंने बताया था ना कैसे कैसे बनते हैं पॉलीमर, या तो एडिशन से बनते हैं या कंडेंसेशन से बनते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है बेटा, एडिशन से वो बनेंगे जो जुड़ते चले जाएंगे, कुछ भी निकलेगा नहीं उनसे। लाइक कैसे मॉलिक्यूल एडिशन पॉलीमर देंगे बेटा, बताओ। एडिशन रिएक्शन कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं बताओ, अल्कीन्स देते हैं ना बेटा, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हमें अल्काइंस नहीं पढ़ने यहाँ पे, हमें अल्कीन्स के सारे पॉलीमर्स पढ़ने हैं। तो अल्कीन टाइप के जितने भी आपके मोनोमर्स होंगे वो सारे एडिशन के थ्रू आपका पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखें ये चीज़, अल्कीन टाइप के पॉलीमर आपके सारे एडिशन के थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर 2 टर्म और आते हैं बेटा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर जिनकी मोनोमेरिक यूनिट सेम है। अगर स्टायरीन ले लूँ मैं तो स्टायरीन 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 स्टायरीन, बहुत सारे स्टायरीन जोड़ दो तो पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ईथीन ले लूँ मैं, ईथीन 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 ईथीन, बहुत सारी ईथीन जोड़ लो तो पॉलीथीन। अगर मैं कोई ए टाइप का कोई मोनोमर ले लूँ, ए तो बहुत सारे ए जोड़ दो तो पॉली ए बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो इन्होंने क्या लिया, ईथीन लिया है, ईथीन के एन मॉलिक्यूल लिए, पॉलीमराइज कर दिया तो क्या बन गया, पॉलीइथीन। ठीक, क्या बन गया, पॉलीइथीन। ये कैसे बना अभी हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म कैसे बनता है। कोपॉलीमर्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपका ए यूनिट है, कोई बी यूनिट है, ए बी, बहुत सारे ए बी जुड़ गए, मतलब ए अलग था बी अलग था, जब बहुत सारे ए बी जुड़ गए तो क्या बन गया, कोपॉलीमर। ठीक है, पॉली ए बी, ओके। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया है, स्टायरीन प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन आपका ब्यूनाएस बनाते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको ब्यूनाएस कैसे बनता है। ठीक है, फिर आता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। ये क्या है आपके, ये बेटा कोपॉलीमर का एग्जांपल है, ये आपका होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, ये आपका कोपॉलीमर। देखो एक ब्यूटाडाइन बेटा है आपका, एक स्टायरीन है, दोनों अलग अलग हैं ए और बी। जब ये दोनों आपके ऐड हुए तो क्या बना, ब्यूना एस। ठीक है, ये क्या है आपका एक सिंथेटिक रबर है, ओके, और ये कोपॉलीमर भी है। फिर आता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेटा, क्या आता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की खास बात है बेटा, बाई ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर निकल गया, एल्कोहल निकल गया, HCl निकल गया, तो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल जाते हैं एंड बाई ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आपस में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस हो गए एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, देखो इसकी खास बात क्या है, 2 डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, तो कंडेंसेशन याद रखेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होंगे वो आपके कंडेंसेशन देंगे, और जिसमें अल्कीन टाइप होंगे वो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन देंगे। देखो जैसे नाइलॉन 6,6 दिया है, देखो नाइलॉन के आगे 6,6 क्या लिखा है, ये लिखा है इसके मोनोमर्स में कितने कार्बन है। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। नाइलॉन 6,6 का मतलब है नाइलॉन के पास 2 यूनिट्स हैं जिसमें दोनों में 6 कार्बन है। ओके, NH2, ये 6 कार्बन CH2 लगा है, फिर NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन, और ये 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, याद करो इसको क्या बोलते हैं, OMSGAP मैंने बताया था। ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन का क्या है, एडिपिक एसिड। ये बेटा आपका क्या है, एडिपिक एसिड। ठीक है, क्या है आपका, एडिपिक एसिड। ओके बेटा,
ये आपका एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन जब कंडेंस होते हैं तो नायलॉन 6,6 बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा, मतलब पॉलीमर की चेन है जो इनके बीच में कैसे फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमर बनेगा, वीक होंगे लाइक रबर, रबर कैसी होती है आपकी, इलास्टिक टाइप की होती है बेटा, इनके फोर्सेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आपका इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स के अंदर सारे रबर लाइक पॉलीमर आ जाएंगे, लाइक आपका नेचुरल रबर क्या है, सिस पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, आपकी नेचुरल रबर है सिस पॉलीआइसोप्रीन। सिंथेटिक रबर कौन से, नियोप्रीन हुआ, ब्यूनास हुआ, ब्यूनान हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, सिंथेटिक रबर। तो रबर लाइक जितने भी पॉलीमर है आपके, ये सब आपके इलास्टोमर्स में आ जाएंगे। फिर आता है आपका फाइबर, फाइबर जितने भी आपके रस्सी वगैरह है, नायलॉन, पॉलीएमाइड्स, ठीक है, ये सब आपके फाइबर्स में आ जाएंगे। पॉलीएस्टर हुआ, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, फाइबर्स में। कपड़ों में क्या आपके फाइबर्स ही तो है बेटा, पॉलीएस्टर के कपड़े आते हैं। ठीक है, तो ये आपके फाइबर्स में आ जाते हैं। फिर आता है आपका थर्मोप्लास्टिक, जितने भी आपके प्लास्टिक के टॉयज़ वॉयज़ वगैरह हैं, आपके पाइप वगैरह, पीवीसी पाइप वगैरह हैं, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है, पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल्स। ठीक है, फिर है आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेटा बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर जो काला काला लगा रहता है वायर को सपोर्ट करने के लिए, जिससे वायर पोल से टच ना करें बेटा। पोल आपका क्या होता है, मेटल का होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर आपके पोल से टच नहीं करने चाहिए। तो वहाँ पे जो काला काला लगा रहता है पोल्स के ऊपर, वो क्या होता है, बेकेलाइट रिलेटेड पॉलीमर होता है बेटा, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है बेटा। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है बेटा, पूछा ये जाता है कि इनके बीच में फोर्सेस किस में ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो फोर्सेस का ऑर्डर है बेटा, फोर्सेस सबसे ज़्यादा थर्मोसेटिंग में स्ट्रांग होते हैं बेटा, फिर फाइबर्स में होते हैं, फिर थर्मोप्लास्टिक में होते हैं, लास्ट में आते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर बहुत स्ट्रांग। फाइबर्स आपकी रस्सी वगैरह जो है, नायलॉन की रस्सी कितनी मजबूत होती है बेटा, टूटती नहीं है, तो फाइबर्स। फिर थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक क्या बेटा, ऐसे मारो टूट जाएगा, खत्म प्लास्टिक। फिर लास्ट में आते हैं रबर, आपके रबर तो आप जानते ही हो कितने इलास्टिक होते हैं, उनके इंटरमल के फोर्स ऑलरेडी कम होंगे। तो ये ऑर्डर आपका PYQ में पूछा जा चुका है बेटा, और बहुत लाइकली चांसेस है कि आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, पूरे चैप्टर में आप 2-3 टाइप की रिएक्शन ही पढ़ेंगे। जब भी मैं आपको बोलूँगा कि ये पॉलीमराइज होगा, तो आपको ये रिएक्शन रिकॉल करनी है। ठीक है, कैसे पॉलीमराइज होगा। अब देखो, जो आपका पहला तो है अल्कीन टाइप के पॉलीमर, आपके अल्कीन टाइप के मोनोमर कैसी रिएक्शन देते हैं, एडिशन टाइप की। अब इसमें होता क्या है, एडिशन टाइप में बेटा पहले अल्कीन को इनिशिएट करना पड़ता है, एक इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है कि वो आके रिएक्शन को इनिशिएट करे। ठीक है, तो होता क्या है, एक फ्री रेडिकल हम लोग लेकर आते हैं जो इस अल्कीन को इनिशिएट करता है। इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये देखो, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्या होता है, होमोलाइसिस होता है बेटा। ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब ये वाला जो A है बेटा C के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये बन गया, B फ्री रह गया। अगर B फ्री रह गया तो अगेन कोई एक और अल्कीन मॉलिक्यूल घूम रहा होगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा वो। तो देखो, ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल घूम रहा था, फिर से होमोलाइसिस होगा, ये A के साथ बॉन्ड बना लेगा, लो, फिर से B फ्री रेडिकल फ्री हो गया, अगेन ये B फ्री रेडिकल फ्री है, फिर से एक और अल्कीन से घूमते हुए से बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से बॉन्ड बन गया, ये बन गया। तो बेटा ऐसे 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 एक बार फ्री रेडिकल ने रिएक्शन इनिशिएट कर दी। अब ये जितने भी इसको अल्कीन मिलते जाएंगे, रिएक्शन बढ़ती चलेगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, पॉली AB। ठीक है, तो ये क्या है, AB है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली AB। तो देखो क्या हो रहा है, देखो बेटा, बीच का डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड आता जा रहा है। तो A के इस तरफ भी बहुत सारी चेन है, कि B के इस तरफ भी बहुत सारी चेन है, तो क्या लिख देंगे, AB, इसका एक बॉन्ड फ्री कर देंगे, इसका एक बॉन्ड फ्री कर देंगे, यहाँ पे N लगा देंगे। ये क्या हो गया, पॉलीमर, AB का पॉलीमर। ओके, क्लियर है ये चीज़। ये एक तो इस टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी एडिशन टाइप की जितने भी मॉलिक्यूल है इस टाइप की रिएक्शन देते हैं बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी, देखिए फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड क्या देते हैं, कंडेंसेशन टाइप। अब देखो, अमीनो एसिडिक टाइप के अगर मोनोमर ले लेंगे, अमीनो एसिडिक क्या है, अमीनो ग्रुप भी मिल जाएगा, एसिडिक ग्रुप भी मिल जाएगा। अमीनो एसिडिक टाइप के अगर मोनोमर ले लेंगे आप लोग, तो क्या होगा, देखो
एक तो मोनोमर ये है बेटा, दूसरा मोनोमर ये है। एसिड से आपका OH आएगा बेटा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, NH2 से हाइड्रोजन आएगा और वाटर निकल जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, कंडेंसेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, लाइक वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, HCl हुआ, ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा। तो दोनों मिलके ये यूनिट बना लेंगे बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगेन एक और मोनोमर आएगा यहाँ पे बेटा, एक मोनोमर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहाँ पे NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो दोनों साइड चेन आपकी प्रोसीड करती चली जाएगी ऐसे, और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा बेटा। जैसे देखो ये आपका एसिडिक ग्रुप था इस तरफ, तो NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप आया, फिर से वाटर निकल गया। सिमिलरली इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ तो एसिड COOH वाला ग्रुप आएगा, इस तरफ भी रिएक्शन प्रोसीड करती चली जाएगी। तो सो ऑन, मतलब ऐसे इस तरफ भी बढ़ती जाएगी रिएक्शन, इस तरफ भी बढ़ती जाएगी रिएक्शन, दोनों तरफ बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ा जॉइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका पॉलीमर। ओके, कैसा बनेगा बेटा, देखो हर एक स्टेप में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, ठीक है, यहाँ से COOH निकल रहा है, सॉरी OH निकल रहा है, तो एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को हटा देता हूँ बेटा, और ये बॉन्ड फ्री करके दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है, क्लियर है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से OH हटाया, तो क्या बन गया ये बेटा, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे यूनिट जुड़ जाएंगे। मतलब आपको ये देखने को मिलेगा, ये चीज़ रिपीट करती रहेगी आपकी बार बार। अगर यही रिपीट करती है इसको क्या बोल देंगे, पॉलीमर, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया बेटा, यहाँ से OH निकल गया, और ये बन गया आपका पॉलीमर, यही कर देते हैं, ठीक है, ये बन गया आपका पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की कैसी रिएक्शन होगी आपकी बेटा, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए और एसिडिक आ जाए, तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। तो टाइप मोनोमर, इस टाइप के मोनोमर आ जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, देखो एसिड से OH जाएगा, अल्कोहल से H जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर, ओके, वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। फिर सिमिलरली ये एसिडिक ग्रुप है बेटा, ये आपका अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप है बेटा, ये आपका उससे रिएक्ट कर जाएगा COOH से, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी दोनों तरफ चेन बढ़ती चली जाएगी। अगर दोनों तरफ चेन बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा बताओ, पॉलीमर बन जाएगा। ओके, देखो ये आपका एसिडिक ग्रुप है, ये आपका अल्कोहल का H है, ठीक है। तो ये क्या दोनों मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर। सिमिलरली अल्कोहल का OH है, ये एसिड का OH है, तो यहाँ से OH आएगा, ये H आएगा, ये दोनों मिलके वाटर निकाल देंगे। तो चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी बेटा। तो चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी तो क्या बनेगा, पॉलीमर बन जाएगा बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो अल्कोहल और एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बना बेटा, ठीक है, इस तरफ का OH चला गया, इस तरफ का H चला गया, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच के एक पॉलीमर बना देंगे बेटा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि पॉलीमर बनाते कैसे हैं। पहले तो दोनों यूनिट्स को साथ में लाओ, जो बन गया, फिर दोनों तरफ जो बॉन्ड आपके फ्री हो, जो निकलने हैं, उनको हटा दो। इस तरफ क्या था, OH था, इस तरफ क्या था, H था, ठीक है। अब चेन कैसे प्रोसीड करेगी, इस तरफ का OH चला जाएगा बेटा, इस तरफ का OH चला जाएगा, इस तरफ का H चला जाएगा, और चेन बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यही लिख देते हैं डायरेक्ट, ये बॉन्ड हटा के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, ये आपका पॉलीमर है। ओके, क्लियर है। ये 3 टाइप से आपकी चौथी टाइप की रिएक्शन नहीं है पूरे चैप्टर में। अगर ये 3 टाइप आपके पॉलीमराइजेशन में आपको समझ में आ गए तो आपको आगे का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए क्लियरली। ओके, अब देखो, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीमर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, आपको अभी मैंने बताया था, फ्री रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है। वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है बेटा, एसिटाइल परऑक्साइड हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड हो सकता है। ये मतलब हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। ओके, फिर ये क्या है, बेंजोइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है। मतलब वही चीज़ है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ पूरा, कि थोड़ा सा फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाल देते हैं, फिर चेन इनिशिएट कर जाती है। ओके, इसमें होगा क्या, इनिशिएटिंग स्टेप होगी बेटा, पहले इनिशिएट होगा, फिर चेन प्रोपोगेट होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर कहीं ना कहीं वो जो आपकी बहुत लंबी चेन बन रही है वो टर्मिनेट भी हो जाएगी। ओके, तो फिर आपको मिलेगी चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, ऐसा हम लोग पीछे भी कहीं पढ़ चुके हैं ना, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। ये है देखो बेंजोइल परऑक्साइड है बेटा, बेंजोइल परऑक्साइड में क्या होगा, पहले होमोलाइसिस, तो आपके दोनों के दोनों
इलेक्ट्रॉन अपने अपने ले लेंगे। ओके, फिर ये बन जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, ये कार्बन से जो आपके 2 बॉन्ड थे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिया और CO2 रिलीज़ कर दिया बेटा, ये CO2 निकल गया। ये CO2 निकल गया तो क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये हमारी एक्टिव स्पीसीज है बेटा, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ये क्या करेगी, अल्कीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगी, एक फ्री रेडिकल जनरेट कर देगी। ये क्या है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप बेटा, ये क्या है आपकी चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा, चेन प्रोपोगेटिंग, मतलब आगे कैसे बढ़ेगी। ये बन गया था इनिशिएशन में, फिर से अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, C फ्री रेडिकल आया, AB को इनिशिएट कर दिया, तो हर नेक्स्ट स्टेप में B फ्री रेडिकल बनता जा रहा है और एक मोनोमर जुड़ता जा रहा है। सिमिलरली देखो, ये फ्री रेडिकल बन गया, ये अल्कीन जुड़ेगा, फिर से फ्री रेडिकल बन गया, फिर एक और अल्कीन जुड़ेगा, फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर एक और अल्कीन जुड़ेगा, फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ऐसे करके मान लो n अल्कीन जुड़ गई और फ्री रेडिकल अभी भी जनरेटेड है, ठीक है। अब चेन टर्मिनेट कैसे होगी, एक मान लो ये बन रहा था कहीं पे, दूसरी जगह एक और ऐसा बन रहा था, जब दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक नॉन फ्री रेडिकल स्पीसीज बन जाएगी। तो देखो, ये एक लंबी चेन है बेटा, एक ये लंबी चेन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ईथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना बेटा, तो पॉलीथीन, पॉलीथीन जो आप पॉली बैग लिए रहते हो ना, पन्नी वगैरह, ये आपकी क्या है, पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन बन जाएगा बेटा आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉलीथीन को कैसे लिखते हैं, CH2N, ये क्या आपकी पॉलीथीन। फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो आपका साइड से लिखा है ना बेटा, ये मान लो लाखों मोनोमर्स के बीच में एक दो छोटी यूनिट्स है तो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। मेन सिग्निफिकेंस होता हमारा इस यूनिट का, ठीक है, CH2 आपका N। बता चुका हूँ। होमोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स क्या है आपके, होमोपॉलीमर्स तो वही है जिसमें सेम मोनोमेरिक यूनिट हो, लाइक पॉलीथीन हुआ आपका, पॉलीस्टाइरीन हुआ, ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ, PVC हुआ, ये क्या है आपके सब होमोमर्स हैं, ठीक है। कोपॉलीमर्स कैसे होंगे अभी मैं आपको और बताऊंगा। अभी बीटा हम लोग पीछे ब्यूनास देख चुके हैं, ये भी कोपॉलीमर है, ठीक है। नाइलॉन 6,6 देख चुके, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो वो भी आपका कोपॉलीमर है, ठीक है। देखते जाएंगे। देखो ब्यूनास दिखा रहे हैं आपको, ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है, अल्कीन लगा दो आप, ईथीन लगा दो बेंजीन के ऊपर, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर इसका मैं तो आपको थोड़ा डिटेल दूँ, देखिए ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ जाते हैं बेटा, और ये एक यहाँ आ जाते हैं, तो ये होता क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है बेटा, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन गए और स्टाइरिन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे शेयर हो जाता है बेटा। तो देखो अगर मैं आपको डिटेलिंग करके दिखाऊँ बेटा, तो क्या बनता है आपका, CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। और फिर क्या बन जाता है, स्टाइरिन का भी फ्री रेडिकल बन जाता है बेटा, CH2 फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या बेटा आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो पॉलीमर कैसा बनता है बेटा, ये आगे रिएक्शन प्रोसीड कर देगा, ये आगे रिएक्शन प्रोसीड कर देगा, तो पॉलीमर आपका कैसा बन जाता है, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी बेटा, ये आपका क्या बन गया, पॉलीमर। ब्यूना एस मतलब स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन से क्या बनता है, ब्यूना एस। देख लो बेटा, ये रहा आपका ब्यूना एस, सेम है ना, ये फिनाइल रिंग लगी है, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट, समझ में आ गया ब्यूना एस कैसे बना, ओके। अब देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने हमें, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देंगे, पेंसिल का साइज थोड़ा छोटा कर लो बेटा, हाँ। अब देखो पहला है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है आपका, प्लास्टिक लाइक की तो है, जिसमें आप पन्नी में आप सब्जी वगैरह दूध वगैरह कैरी करते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन में भी आपको 2 टाइप पढ़ने हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखिए ईथीन का जब हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो बेटा क्या होता है, आपकी जो चेन्स बन रही थी, सीधी चेन्स बन रही थी बेटा, ऐसी चेन्स बन रही थी, उनमें क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से बेटा ब्रांचिंग हो जाती है रिएक्टिव साइड्स पे, ठीक है। ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये आपके आपस में सही से पैक नहीं हो पाते। अगर पैकिंग अच्छे से नहीं होगी,
तो कैसी डेंसिटी होगी उसकी बेटा, लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन आपकी कैसी बनती है, 1000 से 2000 ATM प्रेशर ले लेते हैं बेटा, 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, और परऑक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा तो कैसी है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, लो डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जाम्पल क्या है बेटा, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर कैरिंग, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर, मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल। ये देखो बेटा, ये क्या है आपकी स्क्वीज बॉटल्स बेटा, स्क्वीज बॉटल्स। ओके, ये क्या है आपकी स्क्वीज बॉटल्स। ठीक है, याद रखेंगे स्क्वीज बॉटल्स है आपकी। ओके, तो स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप में क्या बनता है हमारा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, अब देखिए हाई डेंसिटी HDP, अभी मैंने आपको बताया था ना ब्रांच चेन पॉलीमर्स में आपका एग्जाम्पल क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स में आपका एग्जाम्पल क्या था बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, ईथीन का ही पॉलीमराइजेशन करवाते हैं बेटा, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा कम रखते हैं, और एक स्पेशल कैटलिस्ट डालते हैं उसमें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेटा। कौन सा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये रहा आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेटा। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा आपका, ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है बेटा, इसको याद रखेंगे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये आपसे सीधा पूछ लेगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है इसमें, तो ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ओके, ये आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। देखिए इसमें क्या करते हैं, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, 333 to 343 केल्विन आपका टेम्परेचर लेते हैं, मतलब प्रेशर बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा रहा उसको। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनते हैं बेटा आपके, स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ओके, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अगर स्ट्रेट चेन बनेंगे बेटा बहुत सारे, देखिए स्ट्रेट चेन पॉलीमर होंगे तो बेटा पैकिंग अच्छी होगी ना, इनकी पैकिंग अच्छी होगी तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई डेंसिटी होगी बेटा। कैसी होगी, हाई डेंसिटी। तो ये कैसी होती है आपकी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और इससे बनता क्या है बेटा, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, बकेट्स। ये आपके बकेट जो होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के होते हैं बेटा। ये देखो, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बने हुए बॉटल्स हैं बेटा। ठीक है, अंतर देख रहा है, पतले पतले होंगे, स्क्वीज बॉटल बहुत आराम से स्क्वीज हो जाएंगे, स्क्वीज बॉटल्स हैं। तो ये कैसे होंगे आपकी, लो डेंसिटी पॉलीथीन के। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अलग बॉटल होते हैं बेटा, थोड़ा हार्ड टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर बेटा आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है बेटा, जितने भी आपके देखिए घर पे नॉन स्टिकी जो यूटेंसिल्स आ रहे हैं आजकल, फ्राइंग पैन वगैरह हुआ, हत्ता वगैरह हुआ, जिनमें आजकल आपका खाना चिपकता नहीं है, सब्जी चिपकती नहीं, फ्राइंग पैन में पराठा बनाते हैं चिपकता नहीं, ऑमलेट बनाते हैं चिपकता नहीं। क्यों नहीं चिपकता बेटा, क्योंकि इन यूटेंसिल्स के ऊपर एक कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। ठीक है, तो टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल जो होते हैं बेटा आपके नॉन स्टिकी होते थे। इसका जो यूज़ है बहुत बेसिक यूज़ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है, तो सीधा आंसर जाएगा टेफ्लॉन बेटा। ठीक है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन को क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, और ये किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोईथीन का पॉलीमर है बेटा। ठीक है, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरोईथीन। आफ्टर पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन यानी टेफ्लॉन। ठीक है, तो याद रखेंगे। बस किया क्या है, पॉलीथीन में हाइड्रोजन जुड़े हुए थे बेटा, हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के वो लगा दिया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन लगाते ही पूरी प्रॉपर्टीज इसकी बदल गई बेटा, ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में यूज़ होने लगा। ठीक है, तो टेफ्लॉन याद रखेंगे, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पैन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब बताओ एक्राइलोनाइट्राइल, जब मैंने आपको IUPAC पढ़ाई थी वहाँ भी ये चीज़ बताई थी कि जो एक्राइलोनाइट्राइल बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं बेटा, बताओ। विनाइल साइनाइड को बेटा एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। अब याद करो, मैंने आपको बताया था इसका यूज़ मैं पॉलीमर में बताऊँ बेटा। ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है बेटा, आफ्टर पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, जो आपकी वूल आती थी इसका सब्सटीट्यूट है, ये वूल को इसने सब्सटीट्यूट कर दिया कॉमर्शियलाइजेशन में। ठीक है, तो जो आपका पैन है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये वूल का सब्सटीट्यूट है, और ऑर्लोन या एक्रिलेन भी इसका कॉमर्शियल फाइबर्स का नेम है। ठीक है, तो याद रखेंगे पैन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब एक चीज़ और बेटा, जो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें एक और पैन है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन क्या है बेटा, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस सेंस में पूछा जा रहा है, पॉलीमर में पूछा रहा तो होगा, पॉलीमर्स में पूछा जा रहा तो वो आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पूछा जा रहा तो क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है,
देखो पेन होता कैसा है, ये देखो बेटा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पहले तो ऐसा होता है बेटा, आफ्टर प्रोसेसिंग देखो बेटा ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड अगर फर्दर प्रोसेसिंग करो तो बिल्कुल वूल जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वूल दिख रही है बेटा क्या है, पेन है बेटा, ये क्या है, पेन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। भूलेंगे तो नहीं, अब हर पॉलीमर का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको उसकी फील दिला रहा हूँ, ठीक है। तो पेन आपका ऐसा दिखता है, ओके। देखो टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स ये हैं आपके, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स ये हैं, ठीक है। तो आज ही जाके किचन में चेक करना, जो आपके नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स के ऊपर बहुत फर्म, बहुत पतली कोटिंग होगी टेफ्लॉन की, ओके। देखिए अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बताओ, ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, बताओ जरा, इसको सही से लिखते हैं। ये आपका ऐसा लिखा हुआ है बेटा, CH2N, बताओ ये क्या है, इसको मोनोमेरिक यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बॉन्ड हटाएंगे बेटा, ये जो खुला हुआ है यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, दिख रहा है बेटा, क्या बन जाएगा, स्टायरीन बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, स्टायरीन। ये क्या है, स्टायरीन, और स्टायरीन से बना पॉलीमर क्या होता है, पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, बताओ बताओ, स्टायरीन बेटा। तो क्या होगा, देखो आंसर सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोपॉलीमर एंड द मोनोमर यूनिट फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड इज स्टायरीन, ठीक है। ये स्टायरीन से बनता है, क्या है, होमोपॉलीमर, ओके। नेक्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, हमने पूरा पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें बाइट्राई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और स्मॉल यूनिट्स लाइक वाटर, एल्कोहल और HCl रिमूव हो जाती है पॉलीमराइजेशन के दौरान, ठीक है। तो जैसे देखो बाइट्राई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है, वाटर, एल्कोहल या HCl रिमूव हो जाता है कंडेंसेशन के दौरान। देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, पहला टेरिलीन या डेक्रोन, ऐसे ही एक और होता है बेटा ग्लिप्टल, ठीक है। अभी इसके बारे में भी बताऊँ, ग्लिप्टल ये क्या है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का जब H और इसका OH बेटा, जब दोनों आपस में मिलकर निकाल देंगे क्या, वाटर निकाल देंगे, तो ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये एस्टर बॉन्ड बन गया, ये पूरा एस्टर बॉन्ड बन गया बेटा, ठीक है। इस साइड का H हटा के ये बॉन्ड फ्री कर देंगे, इस साइड का OH हटा के ये बॉन्ड फ्री कर देंगे, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। क्लियर है, ये पॉलीमर बन गया आपका। ये पॉलीमर क्या है, टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है। अब इसके पॉलीमर के नाम से ही हमें मोनोमेरिक यूनिट पता चल जाती है बेटा। इस फॉर्मूले में या इस टॉपिक में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पॉलीमर से मोनोमेरिक यूनिट निकालना है, मोनोमेरिक यूनिट से पॉलीमर बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि टेरिलीन के आपके मोनोमेरिक यूनिट क्या है, तो कैसे पहचानेंगे। देखो रटने की जरूरत नहीं, नाम में ही इनका सब कुछ छिपा हुआ है। देखो बेटा टेरिलीन, टेरी मीन्स क्या बेटा, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। लीन मीन्स क्या है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। देखो बेटा लीन और यहाँ से टेरी, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, टेरिलीन, और इसी का एक कॉमन नेम है डेक्रोन, तो दोनों याद रखें, टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है। तो टेरिलीन से आप मोनोमेरिक यूनिट निकाल लेंगे, टेरी फॉर टेरिथैलिक एसिड, लीन फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये क्या है, पॉलीएस्टर बेटा, एस्टर के बॉन्ड है ना इसके बीच में, ये रहा आपका एस्टर बॉन्ड। अगर एस्टर बॉन्ड है तो बहुत सारे एस्टर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पॉलीएस्टर, तो ये पॉलीएस्टर टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने ग्लिप्टल बताया ना आपको, ग्लिप्टल देखो बेटा, ग्लिप्टल क्या है, ग्लिप्टल देखो GLY किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ग्लाइकोल बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रहा ग्लाइकोल, ठीक है। टल किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, ये स्टैंड कर रहा है थैलिक एसिड के लिए, ओके। तो ग्लिप्टल की मोनोमेरिक यूनिट क्या होंगी बताओ बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। अब ऐसी होती कैसी, ये देखो आप CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। थैलिक एसिड कैसा होता है बेटा, थैलिक एसिड बेटा होता है आपका 1,2 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ये रहा थैलिक एसिड। अभी दोनों पॉलीमराइज होंगे तो कैसे होंगे बेटा, इसका OH इसका H, ये निकल जाएगा, यहाँ से OH हट के बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से H हट के बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो फाइनली पॉलीमर कैसा बनेगा, पॉलीमर दिखाता हूँ बेटा। फाइनली पॉलीमर बनेगा आपका ये बॉन्ड फ्री CH2 O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन होगी आपकी,
ये बनेगा बेटा आपका पॉलीमर। इतना पार्ट आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल का है बेटा, और इतना पार्ट आपका किसका है, ये ग्लिप्टल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल समझ में आया, ग्लिप्टल भी आपका टेरिलिन के जैसा ही है। ठीक है, याद रखें ग्लिप्टल के भी मोनोमर्स याद आ जाएंगे आपको, टेरिलिन के भी मोनोमर्स याद आ जाएंगे। और इनमें एस्टर बॉन्ड है बेटा, इनमें एस्टर बॉन्ड है, ये देखो इनमें एस्टर बॉन्ड है ना ये, तो ये क्या है पॉलीएस्टर। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर, क्लासेस पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, पहला आपका पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्या होंगे, ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर एमाइड ग्रुप हो, यानी NH2 ग्रुप भी होना चाहिए मोनोमर में, COOH भी मोनोमर में होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में कंडेंस करेंगे तो एमाइड ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीएमाइड्स के क्लासिकल एग्जांपल क्या है बेटा, नायलॉन, जितने भी आपके नायलॉन है सब पॉलीएमाइड्स में आते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है पॉलीएमाइड का बेटा, नायलॉन 6,6। मैंने आपको बताया था नायलॉन के आगे जो लिखे रहता है नंबर, वो आपके मोनोमर्स में प्रेजेंट कार्बन को डिनोट करता है। ठीक है, नायलॉन 6,6 किससे बनेगा बेटा, देखो ये रहा एग्जाम्पल, ये क्या है 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, ये क्या है 6 कार्बन की डाइअमीन, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन बेटा। ठीक है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा वाटर। ओके, तो क्या बनेगा, ये बन गया हमारा एमाइड ग्रुप, और यहाँ से H हटा देंगे और एसिड से OH हटा देंगे, तो ये बॉन्ड आपके फ्री हो गए। तो क्या बन गया आपका पॉलीमर, और N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गए। ठीक है, जितने यूनिट्स होंगी आपकी पॉलीमर में उतने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो नायलॉन 6,6 किसका पॉलीमर है बताओ जरा, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन 6 कार्बन का, एडिपिक एसिड 6 कार्बन का एसिड, तो दोनों जब मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा नायलॉन 6,6 और मोनोमेरिक यूनिट 6 कार्बन के, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है, ये सब पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी मोनोमेरिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट आपका नायलॉन 6, इसमें एक ही 6 आ रहा है, यानी मतलब एक ही सबस्ट्रेट से बना होगा बेटा। ये कैसा होगा होमोपॉलीमर। ठीक है, किससे बनता है कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तो क्या बनता है नायलॉन 6। अब कैप्रोलैक्टम कैसा होता है, 6 कार्बन का अमाइड होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, 6 कार्बन का अमाइड। नायलॉन है ना पॉलीअमाइड, तो 6 कार्बन का अमाइड कैसा बनेगा, देखो जरा, ये हो गया आपका 6 कार्बन का अमाइड। इसको बोलते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए ना, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। बेटा क्या होता है, बीच से बॉन्ड टूटता है, पॉलीमर बन जाता है। कैसा बन जाता है पॉलीमर, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये पॉलीमर बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O से एक बॉन्ड फ्री हो गया, NH से एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बीच में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो नायलॉन 6 में कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन। ठीक है, और नायलॉन 6 का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, कैप्रोलैक्टम। भूल मत जाना बेटा, कैप्रोलैक्टम। ओके, अब देखिए जो मैं आपको नायलॉन पढ़ा रहा हूँ बेटा, नायलॉन 6,6 जितने भी नायलॉन है बेटा, ये देखो नायलॉन ऐसे होते हैं। नायलॉन की रस्सी वगैरह आपने घर पे देखी होगी, ऐसी होती है नायलॉन की रस्सी। और ये किस टाइप का पॉलीमर है बेटा, फाइबर टाइप का, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थर्मोसेटिंग, देन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्मोसेटिंग, देन फाइबर, देन आपके कौन से आते हैं प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, देन सबसे लास्ट में आते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपका पॉलीएस्टर। क्या है पॉलीएस्टर, अभी मैंने बताए थे ना डेक्रॉन और आपके ग्लिप्टल। ठीक है, ये पॉलीएस्टर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्लास हमें कौन सी पढ़नी, पॉलीएस्टर ही पढ़नी। पॉलीएस्टर 2 एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, टेरिलिन या डेक्रॉन और ग्लिप्टल। ठीक है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट भी हमें पता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बेटा, सीधा बोल दें आपको ग्लिप्टल की मोनोमेरिक यूनिट बताओ। ठीक है, या बोल देंगे ग्लिप्टल, इसमें पहचानो कौन सा है। ठीक है, तो पहचान लेंगे। पॉलीएस्टर की खास बात क्या है, एल्कोहल कैसे होती है, डाइऑल होना चाहिए, और एसिड कैसा होना चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल्स के कंडेंसेशन से आपके क्या बनते हैं पॉलीएस्टर्स। ठीक है, एक चीज़ ज़रूरी है बेटा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट लगता है बेटा। इसमें कौन सा कैटलिस्ट लगता है, जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। क्या होता है, ये होता है जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पॉलीएस्टर्स के लिए इनका कैटलिस्ट याद रखेंगे। जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा।
ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको स्टिल याद रखेंगे। ओके, फिर आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, देखो जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, बेटा H+ आएगा अगर इसके पास तो क्या होगा, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, ये इसको देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, लोन पेयर दे दिया है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव झेलेगा नहीं, ये हाल तुरंत पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में CH2 पॉजिटिव OH। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन के ऊपर OH लगा है, बेंजीन भी प्रेजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा, क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है उसका, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका ऑर्थो पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा बनाएगा और 2,4,6 ट्राई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके बन जाएंगे पहले स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जब आपका आपस में पॉलीमराइज करेगा तो एक ऐसा स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएगा बेटा, जिसको नोवोलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोवोलैक, ठीक है। इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या बोलते हैं, नोवोलैक। ओके, अभी देखो बेकेलाइट नहीं बना बेटा, बेकेलाइट मैंने आपको पीछे ही बताया था, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है, बेकेलाइट नहीं है ये क्या है, नोवोलैक। अब देखो आगे क्या होता है, जब ये एक नोवोलैक की यूनिट बेटा ऐसी सिमिलरली दूसरी नोवोलैक की यूनिट बीच में क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है फॉर्मल्डिहाइड से बेटा, ये क्या हुई, क्रॉस लिंकिंग। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या बना आपका, बेकेलाइट। इस क्रॉस लिंक पॉलीमर को बोलते हैं बेकेलाइट बेटा। अभी मैंने बताया था ना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता बेटा ये, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, अब देखो बेटा बेकेलाइट की यूजेस क्या हैं, देखो बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। अब देखो बेटा, सारे हमें याद रहने को भी नहीं, लेकिन हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए जो हमारे डेली यूज़ में आती है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हम दिन भर टीवी का स्विच खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, रिमोट हुआ आपका, सॉरी AC का स्विच हुआ, फैन का स्विच हुआ, चार्जिंग स्लॉट हुआ, ये सब की बटन हम लोग बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं बेटा, फ्रिज का स्विच हुआ। तो जो हमारी डेली यूजेस की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूटेंसिल्स के हैंडल किससे बने हैं, बेकेलाइट से बने बेटा। यूटेंसिल्स दिन भर कुछ ना कुछ खाना बना रहे हैं हम लोग खाने के लिए, तो जो हमारी डे टू डे यूज़ में बहुत आते हैं उनका पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो बहुत ससेप्टेबल है पूछे जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं ये पूछे जाने के लिए। तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर इतना भी याद रहता आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखो ये रहे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेटा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। ये हैं आपके हैंडल्स। अब हैंडल्स क्यों मजबूत होनी चाहिए बेटा, अब मान लो आप हत्ते में अगर चाय बना रहे हैं, ठीक है, आप चाय बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, हैंडल टूट गया तो चाय तो फैल जाएगी ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हैंडल आपको बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। मिलाते हैं चीज़ें तो हैंडल टूट जाएगा तो क्या ही काम का फिर वो यूटेंसिल। तो ये आपका इसीलिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट से बनाया गया हैंडल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपके सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, करंट नहीं लगेगा आपको। तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हुए, आपके हैंडल्स हुए, ये सब बेकेलाइट के बनाए जाते हैं बेटा। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और उसकी मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। मेलामीन क्या होता है, मेलामीन आपका ये होता है बेटा, जब मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड के साथ पहले कंडेंस होता है देन पॉलीमर बनाता है। मेलामीन जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस होगा तो क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट रेजन बन जाएगा, ठीक है। ये रेजन जब पॉलीमराइज करेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा, एक नाइट्रोजन से, एक यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका मेलामीन पॉलीमर। मेलामीन पॉलीमर की अगर मोनोमेरिक यूनिट पूछ ले तो आपको याद आ जाएगा मेलामीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जुड़ी है बेटा, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाई जाती है इससे, ठीक है, जो टूटे ना। आप लोगों ने आजकल देखा होगा बहुत ज़्यादा रील्स वील्स भी आजकल सजेशन में आ रही है कि गांव देहात में कोई प्लास्टिक की चीज़ें बेच रहा हो, पटक पटक के दिखा रहा है ऐसे तोड़ तोड़ के, लेकिन टूट नहीं रही। वो किससे बनी है बेटा, वो आपकी मेलामीन पॉलीमर से बनी है, ठीक है, टूटेगी नहीं, ठीक है। अब देखो ये है आपकी मेलामीन पॉलीमर की कटोरी, शकल से दिख रही है बेटा, नहीं टूटेगी, ठीक है। किससे बनी है बेटा, ये मेलामीन पॉलीमर से, मेलामीन पॉलीमर से, टूटेगी नहीं, ठीक है। पुष्पराज
टूटेगा नहीं साला, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके। यहाँ पूछा राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। ये पॉलीमर आपको बना के दिए, इनकी मोनोमरिक यूनिट बतानी है। ये क्या दिख रहा बेटा, ये 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, एडिपिक एसिड बेटा, एडिपिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन की डाइअमीन है बेटा, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। अगर मैं आपसे पूछूँ ये पॉलीमर कौन सा है, बताओ बताओ। नाइलॉन 6,6 क्या है, पॉलीएमाइड, नाइलॉन 6,6, ठीक है। ये क्या है आपका, बताओ, अभी हाल जस्ट पढ़ा है बेटा, क्या है बताओ, 6 कार्बन का पॉलीएमाइड, नाइलॉन 6, क्या है, नाइलॉन 6 बेटा। ये क्या है, नाइलॉन 6, ये नाइलॉन 6,6। ये क्या है बताओ, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमेरिक यूनिट क्या था, टेट्राफ्लोरोईथीन, तो इसका नाम बता दें, टेट्राफ्लोरोईथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। टेरिलिन क्या है बेटा, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या होगा, एल्कोहल एंड एसिड कंडेंस करेंगे, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है बेटा, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीथीन, ईथीन बेटा, ईथीन में क्या है, डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं, एडिशन पॉलीमर। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन यही बना है बेटा, मोनोमेरिक यूनिट का है बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से आएगा। ओके, क्लियर है, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आओ बेटा, को पॉलीमराइजेशन। को पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट कंडेंस होती हैं, पॉलीमर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, को पॉलीमर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी है, को पॉलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाई चेन ग्रोथ या एडिशन पॉलीमराइजेशन बट बाई स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑल्सो। ये क्या बोल रही लाइन, ये लाइन ये बोल रही है बेटा कि जो आपके को पॉलीमर है वो सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनते, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से भी बनते हैं। अब बताओ, मैंने इतना सारा पीछे पढ़ा दिया है, क्या आप अपना को पॉलीमराइजेशन का लॉजिक लगा सकते हैं इस चीज़ में, बताओ। अभी हाल मैंने आपको नाइलॉन 6,6 पढ़ाया है, ये क्या है, को पॉलीमर है, एंड कंडेंसेशन पॉलीमर भी है बेटा, ठीक है। अभी पढ़ाया था मैंने आपको ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या है, को पॉलीमर भी है, एडिशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर, ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। क्लियर है सब कुछ। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टेरिलिन पढ़ाया था बेटा, बताओ ये क्या है, को पॉलीमर है एंड कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। अभी मैंने आपको ग्लिप्टल पढ़ाया था, वो भी क्या है, को पॉलीमर है, दो डिफरेंट यूनिट से बन रहा, और कंडेंसेशन भी है क्योंकि कंडेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर रहेगी, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं रबर्स की तरफ, ठीक है। इसी चीज़ का एग्जांपल है बेटा, देखो ब्यूना एन क्या है आपकी 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल से एडिशन से बनती है। ब्यूना एन भी क्या है आपकी को पॉलीमर है बेटा और एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। क्लियर है, को पॉलीमर भी है और एडिशन पॉलीमर भी है, ओके। सिमिलरली नियोप्रीन क्या है आपका, नियोप्रीन अभी मैं आपको बताऊंगा, सिंथेटिक रबर है, वो होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, हर चीज़ की डेफिनेशन। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, ठीक है। अगर सबकी डेफिनेशन आपके दिमाग में जैसा मैंने बताया तो क्लियर है, तो सब आप लोग क्लासीफाई कर जाओगे सारे के सारे कैटेगरीज में, ठीक है। ब्यूना एन आपका क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ब्यूना एन। अब कैसे बनेगा ये चीज़ बना सकते हो बेटा आप लोग इसका पॉलीमर, क्लियर। देखो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। ये आपके इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर। क्लियर है, बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन कराएं तो क्या बनता है, ब्यूना एस। अभी हाल पढ़ के आए हम लोग, ब्यूना एस इज अ को पॉलीमर एंड इज क्वाइट टफ एंड इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर। अभी नेचुरल रबर आपकी क्या है, और नेचुरल रबर में देखो बेटा कुछ बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम थी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सिंथेटिक रबर का लाया गया है, ठीक है। तो जो नेचुरल रबर का सब्सटीट्यूट क्या है, ब्यूना एस, ठीक है, अच्छा खासा सब्सटीट्यूट है, ठीक है। ये वाली लाइन बस इतना बता रही है। अब देखो रबर्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरी टोटल रबर्स कितनी है, एक है आपकी नेचुरल रबर, एक है आपकी सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर का हमें एक एग्जांपल पढ़ना है, सिंथेटिक रबर के 3 एग्जांपल पढ़ने हैं।
ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन। ओके, इसका एक ही पढ़ना है बेटा, आइसोप्रीन का पॉलीमर, ठीक है। अब देखो नेचुरल रबर क्या है आपकी, नेचुरल रबर इज नथिंग बट अ सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, पॉली आइसोप्रीन बोल ही रहा है वो, पॉली आइसोप्रीन, यानी आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराओगे तो क्या बनेगा, नेचुरल रबर। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, आइसोप्रीन। देखो ये है आइसोप्रीन आपकी, क्या है, आइसोप्रीन। इसका जब सिस कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग पॉलीमराइजेशन करा लोगे, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन क्या है आपकी, नेचुरल रबर। ये है आपकी नेचुरल रबर। देखो ये वाला सिस कॉन्फ़िगरेशन है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे डाइट करवा रहा हूँ आपको। ये वाला और ये वाला सिस कॉन्फ़िगरेशन, इसको 1 देंगे, इसको भी 1 देंगे, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। अब आगे आओ ज़रा। अब देखो बेटा नेचुरल रबर में कुछ प्रॉब्लम थी बेसिकली, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले ऐड आता था, मैंने छोटे पे देखा था अपने बचपन पे, ऐश्वर्या राय का ऐड आता था, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, लोरियल पेरिस, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने भी यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, जो आपकी नेचुरल रबर थी उसके साथ 5 प्रॉब्लम थी, उसका एक सॉल्यूशन था। क्या था वो सॉल्यूशन, वल्कनाइजेशन। क्या था, वल्कनाइजेशन। अब देखो नेचुरल रबर में 5 प्रॉब्लम कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, अगर उसको ठंडा कर दो बहुत ज़्यादा तो ब्रिटल हो जाती थी, कांच की तरह टूटती थी अगर उसको मारो। सॉफ्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का हाई कर दो तो सॉफ्ट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। हाई H2O एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब पानी डाल दो उसके अंदर हाल वाटर एब्जॉर्ब हो जाता था। अब सोचो जिस इरेजर से आप अपना पेंसिल इरेज करते हो उसको पानी में रखने तो रुई की तरह या कॉटन की तरह एब्जॉर्ब कर ले वाटर, तो कैसा होगा, गलत है ना। सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो रबर है बेटा, इरेजर है, वो अगर ऑयल के अंदर गिर जाए, मान लो डिजॉल्व हो गई, पता ही नहीं चलती कहाँ गई, तो ये भी तो गलत है ना। सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा। फिर है नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक H2SO4 या कुछ और गिर जाए आपका, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंट नहीं है, जल जाएगी, ठीक है। नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये 5 प्रॉब्लम थी बेटा, 5 प्रॉब्लम थी, लेकिन इनका एक सॉल्यूशन था, क्या, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन ये है 5 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, वल्कनाइजेशन, ठीक है। वल्कनाइजेशन करते क्या है, सल्फर के साथ थोड़ी सी हीटिंग कर देते हैं नेचुरल रबर की। अपने नेचुरल रबर लेंगे, उसके अंदर सल्फर डाल देंगे, थोड़ी सी हीटिंग कर देंगे, वो क्या करता है, सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट रिएक्टिव साइट्स एंड थस रबर गेट स्टिफेंड, ठीक है। सल्फर क्या करता है, क्रॉस लिंक फॉर्मेशन करता है रिएक्टिव साइट में, और रबर स्टिफ हो जाती है, और जो आपकी 5 प्रॉब्लम थी सबकी सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके टायर्स हैं बेटा, बहुत सेफ्टी मेजर्स में आते हैं। आपके टायर्स फटने नहीं चाहिए गाड़ी चलते वक्त, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं 8-8, 10-10 घंटे, अगर वो टायर की रबर अच्छी नहीं होगी तो बेटा टायर फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे। और हमें लाइफ को स्मूथ करना है, ईजी करना, ना कि और ज़्यादा टफ करना है। तो जो टायर की रबर होती है बेटा, उसको 5% सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज़ करते हैं 5% सल्फर, तो वो टायर की जो रबर होती है बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है, वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, ये वल्कनाइज्ड रबर है, ये दिख रही है आपको, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, ये तो हमने पढ़ ली अपनी नेचुरल रबर और उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में कौन सा है, ब्यूना एस, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, नियोप्रीन। अब हमें नियोप्रीन पे फोकस करना है बेटा। जो सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एस, ब्यूना एन है, ब्यूना एस है, नियोप्रीन है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट रीड कर लो, सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है। ये अपने लेंथ के ट्वाइस स्ट्रेच हो जाए, क्या बोलेंगे, सिंथेटिक रबर, ओके। ये सिंथेटिक रबर की प्रॉपर्टी है। सिंथेटिक रबर्स आर आइदर होमोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन डेरिवेटिव और कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइएटिव और डेरिवेटिव। देखो इसका मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहा है आपका कि जो आपके सिंथेटिक रबर्स हैं, आइदर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव, मतलब ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव के, ब्यूटाडाइन का कोई डेरिवेटिव बनाओ और उसका होमोपॉलीमराइजेशन करा दो। वो क्या है एग्जाम्पल उसका, बताओ। नियोप्रीन बेटा, देखो नियोप्रीन क्या है, ये है क्लोरोप्रीन आपका, ठीक है। क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बना आपका, नियोप्रीन। अब देखो जो क्लोरोप्रीन दिख रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा आपका कहीं ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन से कनेक्शन हो रहा है इसका, देखो जरा,
अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या बचेगा, ये 1,3 ब्यूटाडाइन बचेगा। तो ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव है बेटा। अगर 1,3 ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव का होमोपॉलीमराइजेशन करवा दें हम, तब भी हमें रबर मिलती कौन सी, नियोप्रीन। तो जहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा, इसका एग्जाम्पल है नियोप्रीन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नियोप्रीन। फिर उसके आगे क्या लिखा है, और कोपॉलीमर ऑफ β13 डाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कोपॉलीमर भी हो सकता है, तो ब्यूटाडाइन का ब्यूनास और ब्यूनान क्या है, कोपॉलीमर ही तो है बेटा। स्टायरीन और एक्राइलोनाइट अदर एनोदर अनसैचुरेटेड मोनोमर जो लिखा है ना बेटा, वो स्टायरीन और एक्राइलोनाइट्राइल के लिए लिखा है। क्लियर है, β13 डाइन प्लस स्टायरीन ब्यूनास, β13 डाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूना एन, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर है आपका। नियोप्रीन भी क्लियर हो गया, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनता है। अब देखो बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, 3 प्रीन आ गए, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन। आइसोप्रीन आपका मोनोमर है किसका, नेचुरल रबर का। क्लोरोप्रीन मोनोमर आपका किसका, सिंथेटिक रबर यानी नियोप्रीन का, ठीक है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन, ओके। ब्यूनाएन के बारे में देख चुके पूरा, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल को पॉलीमराइजेशन होगा, ब्यूनाएन बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो ब्यूनाएन के साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस के पूछे जाने के। अब देखो जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो पेट्रोल भी डलाते होगे, तो पेट्रोल की जो रबर होती है बेटा, हर रबर उसमें नहीं लगा सकते हैं। जो पेट्रोल की टंकी में रबर लगी होती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, हर रबर नहीं लगा सकते वहाँ, बाकी जल जाएंगे बेटा पेट्रोल से, ठीक है। थर्माकोल के ऊपर कभी पेट्रोल डाला है, कैसे जल जाता है वो, ठीक है। वैसे ही अदर रबर, ऑर्डिनरी रबर जो है वो जल जाएंगे बेटा। इसके ऊपर क्या, ब्यूनाएन की रबर लगाई जाती है बेटा। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग्स। जो आपकी पेट्रोल की टंकी की, स्कूटी की या बाइक की या कार की पेट्रोल की टंकी की जो लाइनिंग होती है रबर की, वो ब्यूनाएन से बनती है, याद रखेंगे अब, ठीक है, ब्यूनाएन। अब जब भी पेट्रोल डलाने जाओ आप लोग, तो उस टंकी की जो रबर है उसको जरूर चेक करना, ठीक है। जितनी बार जाओ उतनी बार याद करना, ऐसे ही तो याद होगा बेटा, ऐसे थोड़ी ना कि घर पे बैठ के कॉपी में क्रेमिंग करने में लगे। रियल लाइफ से कनेक्ट करो चैप्टर, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ओके। नेक्स्ट है आपका मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स में पहले क्या, ये रहा आपका मॉलिकुलर मास। पहले ही पेज पे आपके ऑन एन एवरेज मॉलिकुलर मास इन्होंने लिख दिया है कि 10⁻³ to 10⁻7 यूनिट्स, इसको पढ़ लेना, वेरिएबल होता है, ठीक है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है बेटा, इतने सारे पॉलीमर बन गए बेटा जो लाइक प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है बेटा। एक पन्नी नेचर में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती थी, हमने बनाई थी ना, तभी तो ये सिंथेटिक पॉलीमर था। अब क्या हुआ, ये एक बार अगर ज़मीन के नीचे दाब दिया 20-20, 30-30 साल तक वैसा ही मिल जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते बेटा। बहुत ही रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल अटैक के। तो हमें क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के समय पॉलीथीन वगैरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है बेटा पॉल्यूशन का, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से, उनके एग्जांपल PHVB एंड नायलॉन 2,6। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आएगा बेटा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, सीधा टिक करना है, विदिन सेकंड, मतलब 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन होगा वो, ओके। अब देखो PHVB क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या है PHVB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, PHVB। किससे बनता है बेटा, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से, को पॉलीमराइजेशन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, PHVB, ठीक है, PHVB। अब देखो एक इंपॉर्टेंट ऊपर लाइन लिख रखी है बेटा, जो आपके एलिफैटिक पॉलीमर्स होते हैं ना बेटा, एलिफैटिक पॉलीएस्टर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो बेटा ये क्या है, पॉलीएस्टर है ना, ये पॉलीएस्टर, और कैसा है बेटा, एलिफैटिक पॉलीएस्टर। तो एलिफैटिक पॉलीएस्टर आपकी एक इंपॉर्टेंट क्लास बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, वो पॉलीएस्टर जो पीछे हम लोग दिखा के आए, आपको जो कपड़ा जैसा दिख रहा था वो बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। वो आपका एरोमेटिक टाइप का है, एलिफैटिक नहीं है। अब नायलॉन 2,6, नायलॉन 2,6 क्या डिपेंड कर रहा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या डिपेंड कर रहा है, बताओ, डिपेक्ट कर रहा है, क्या डिपेक्ट कर रहा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, बताओ, सोचो सोचो,
इसकी दोनों यूनिट्स में अलग अलग, एक में 2 कार्बन होंगे, एक में 6 कार्बन होंगे। सोचो कि क्या है इसकी मोनोमेरिक यूनिट बेटा, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या है? अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है। अब देखो बेटा नायलॉन 2 और नायलॉन 6 क्यों लिखा है इन्होंने, इसका लॉजिक हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका लॉजिक बताने को मैं बता दूंगा। ये दोनों ही अमीनो एसिडिक टाइप के ग्रुप हैं, ठीक है, तो दोनों ही अपना अलग अलग पॉलीमर बना सकते हैं, इसलिए है ये, लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो नायलॉन 2 और कॉमन नायलॉन 6 लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या है आपका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और बनता किससे, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बताओ, क्या इस कोपॉलीमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? इतने सारे बेटा ड्रॉ कर करके दिखाएं, अब तो ड्रॉ कर सकते हो, आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है? होमवर्क। ये ड्रॉ करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या ही बताओगे, अगर हो सके तो जाके डिस्कशन ग्रुप में अपडेट करना बेटा जो आपने पढ़ा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में अगर आप प्रमोटेड है तो इसकी कोपॉलीमर की इमेज लिख के फोटो डालिए डिस्कशन ग्रुप में, ओके। नेक्स्ट है आपका पॉलीमर्स ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, कुछ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पॉलीमर बेटा, पॉलीप्रोपीन, प्रोपीन का पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन देख चुके हैं हम लोग पीछे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप आते हैं ना आपके, वाटर पाइप बोलते हैं, पीवीसी पाइप भी आओ, तो पीवीसी पाइप किसके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका एक इम्पॉर्टेंट, ये यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इनको किसी को याद नहीं होते बेटा, ठीक है, ये बहुत कॉमन यूज़ है, बहुत सारे पॉलीमर्स में आते हैं, तो कॉमन यूजेस से हमें सवाल नहीं आता, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसका यूज़ है उससे सवाल आता है। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से ही बेटा अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स बनाते हैं, ठीक है, इससे भी याद रखेंगे, ठीक है। क्रॉकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी किससे बनाते हैं, मेलामीन पॉलीमर से, ठीक है। और कप्स एंड लैमिनेटेड शीट किससे बनाते हैं बेटा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से, ठीक है, याद रखेंगे, अनब्रेकेबल, ठीक है। बाकी सब हम लोग देख चुके हैं, ग्लिप्टल देखो ये रहा बेटा, ग्लिप्टल अभी बना के देखा था, थैलिक एसिड है, थाइलिन ग्लाइकॉल, बेकेलाइट, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये रहा बेकेलाइट, नीचे भी जुड़ा होगा, ठीक है, CH2 करके। फिर कुछ आंसर दिए आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, देख लेना अगर मैंने ना करवाया हो, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे PYQs, ठीक है। नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर का या पॉलीएमाइड का, बेटा एक्सक्लूसिवली पॉलीएमाइड्स आपके सारे नायलॉन है, ठीक है, तो पॉलीएमाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है, सिंथेटिक रबर, क्लोरोप्रीन बेटा, क्लोरोप्रीन ढूंढो, क्लोरोप्रीन एक ही दिख रहा है बेटा, ये रहा, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मैंने आपको रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ाया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके क्वेश्चंस याद है आपको, नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आंसर बताओ इसका क्या होगा, आपको ये इसके आंसर लिखते चलिए कॉपी में, अभी 3-4 क्वेश्चन होंगे आपके लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, सबके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट करने हैं, तो लिखते चलिए आंसर अपनी कॉपी में, फाइनली जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखने सारे आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बताओ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर, बेटा एक ही दिख रहा है, ये रहा, कितना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट बेटा, मतलब इतना टाइम सेविंग है बेटा, इससे क्वेश्चन आ गया तो मतलब बहुत टाइम सेविंग है ये। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉलीमराइजेज टू फॉर्म पॉलिएस्टर डेक्रॉन, बोल भी दिया बेटा, पॉलिएस्टर है, डेक्रॉन टेरिलीन होता है बेटा, टेरिलीन, बताओ टेरिलीन, टेरिथाइलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये रहा थर्ड ऑप्शन, बहुत सिंपल है। फिर आपका कैप्रोएक्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, बताओ 6 कार्बन का साइक्लिक एमाइड किसके लिए, नायलॉन 6 के लिए। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा बना सकते हैं, जस्ट अब भी पढ़ा है, बताओ, नायलॉन 2 नायलॉन 6। नेचुरल रबर हैज, बताओ कैसा कॉन्फ़िगरेशन है नेचुरल रबर में, सिस के ट्रांस, सिस, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नायलॉन 6,6 पॉलीमर, बताओ नायलॉन 6,6 की मोनोमेरिक यूनिट क्या थी, बताओ पहले, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। जरा आइडेंटिफाई करो किसमें हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड है, क्लोरीन आ गया, पहले ही गलत हो गया बेटा, इसमें तो 6 कार्बन ही नहीं है, 66, कितने अजीब ऑप्शन है बेटा, काट दो। अब ये वाला चेक कर लो, इसमें क्या है, 6 कार्बन, NH2 तो ये क्या हो गया आपका हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन हो गया, ये एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप,
और यहाँ पे कितना देखो, ये ध्यान से देखो बेटा 2 लगा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इनका होल ट्वाइस कितना हुआ 4 कार्बन, 1 2 ये रहे, कितना हो गया ये एडिपिक एसिड बेटा, एडिपिक एसिड से आया है ये, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड। ओके, एमोंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, बताओ कौन सी है नैरो स्पेक्ट्रम। इसको भी कॉपी में लिखो बेटा, होमवर्क है ये, कॉपी में इसका आंसर लिखो और कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे इसका आंसर हर किसी का। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कितनी बार पूछेंगे बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नायलॉन 26 2 बार पूछ लिया अभी मेरे सामने। पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वूल, वूल का सब्सटीट्यूट बेटा 3 इमेजेस दिखाई थी प्रोसेसिंग करके, कौन सा था बताओ बताओ, PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये रहा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, होमवर्क लास्ट लेक्चर से बेटा, कॉपी में लिखो, कॉपी में मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए इसका, ठीक है हर किसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन, बताओ बताओ एडिशन पॉलीमराइजेशन से किसको बनाएंगे, जिसमें डबल बॉन्ड होगा बेटा, देख लो किसमें डबल बॉन्ड है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोईथीन बेटा, CF2 ये रहा, किससे बना था बेटा, ये किससे बना था, इससे बना था टेट्राफ्लोरोईथीन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना था बेटा टेफ्लॉन। ओके, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करके टेफ्लॉन बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, बताओ कौन सा है नेचुरल पॉलीमर इसमें, बताओ बताओ बताओ, स्टार्च सेल्यूलोज रेजिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या इसमें, अब बताओ क्या हो सकता है। एक और पढ़ा तुमने नेचुरल रबर बेटा, नेचुरल रबर क्या था, Cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, Cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक। कितने इजी क्वेश्चन है यार, जैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया वैसे ही पढ़ लो, जब भी आपको पढ़ना हो बस लेक्चर उठाओ 2x स्पीड लगाओ रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया, थैंक यू यहाँ तक पढ़ने के लिए बेटा, ठीक है थैंक यू। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और बिना समझे और रट्टा मारे पॉलीमर याद नहीं होती, ठीक है बेटा। और याद रखना बेटा, अगर हर चीज़ आसान होती ना तो हर कोई कर लेता बेटा, हर कोई कर लेता, अगर नीट निकालना बहुत आसान होता तो हर कोई कर लेता। बहुत सही से पढ़िए बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेक्चर्स ला रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।